आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। 5 राज्यों के लिए मतदान खत्म होने के ठीक 2 दिन बाद मोदी सरकार ने एलपीजी की कीमतों में बड़ी वृद्धि कर दी है। हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियों के लिए एटीएफ यानी विमान ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आने वाले समय में हवाई यात्रा महंगी होना लगभग तय माना जा रहा है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में बढ़ती अस्थिरता और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच यह फैसला सामने आया है। इस वृद्धि के पीछे मुख्य वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव माना जा रहा है। खासतौर पर हरमुज बंद होना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है। वही आपको बता दें कि यहाँ से दुनिया के लगभग 20% तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन का मुख्य मार्ग है। इसके बाधित होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी आई है, जिसका असर अब विमान ईंधनों की कीमतों में भी दिखाई दे रहा है। वही एलपीजी में बढ़ते दामों को लेकर अब आम पब्लिक और दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ गई है और उन्होंने अपनी राय जाहिर की है। सर बहुत तकलीफ हो रही है। पहले कम था रेट, अभी बहुत है, 900 के ऊपर रेट बढ़ा है सब। और कस्टमर को, होटल वालों को भी तकलीफ बहुत हो रही है। अभी आइटम का रेट बढ़ाने में जो सच ही गए, इसलिए आइटम का रेट सब बढ़ने वाला। और लॉकडाउन में भी कम था पहले, तब ये अच्छा गैस मिलता था। अभी गैस बंद था, अभी रेट जास्ती हुए, इससे तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ, उससे भी तकलीफ हो रही है बहुत। गैस का रेट भी सब बढ़ गया रेट। हाँ, कम करना चाहिए, तब तो होटल वालों को जरा ये मिलता है। के बाद कस्टमर को भी मिल सकता है। हाँ, कस्टमर को भी सर, उनको भी ये होता है ना, रेट कम होने से कस्टमर बढ़ता है। अभी कस्टमर भी नहीं आ रहा है सर, इसमें बहुत कम हो रहा है। मेरा नाम रियाज। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा कि के चंद्रशेखर राव की बेटी ने एक नई पार्टी की शुरुआत की है। इससे पहले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने के चंद्रशेखर राव को विपक्ष के नेता के तौर पर विधानसभा में शामिल होने के लिए बार बार आमंत्रित किया था, लेकिन वे नहीं आए। अब अपनी बेटी की नई पार्टी शुरू होने के बाद केसीआर ने बाहर बैठकों में शामिल होना शुरू कर दिया है। इन बैठकों का मकसद उनकी पार्टी की डगमगाती नींव को मजबूत करना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। लोग हमारी सरकार से संतुष्ट हैं। केसीआर साहब 2.5 साल फार्म हाउस में थे। उनकी बेटी नया पार्टी फ्लोट करी। इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने बहुत बार केसीआर को निमंत्रण किया कि असेंबली आओ, असेंबली में भाग लो, आप अपोजिशन लीडर है, जनता में आओ बोल के बहुत बार बोले, लेकिन आए नहीं। आज उनकी बेटी नया पार्टी फ्लोट करने से झलक खा के बाहर आके मीटिंग्स कर रहे। ये जो भी मीटिंग वो कर रहे हैं, उनकी पार्टी की जो बुनियाद गिली हुई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। कांग्रेस पार्टी से आज फार्मर्स, गरीब जनता, लेबर, स्टूडेंट्स, यूथ पूरा हैप्पी है। जिस तरीके से हम डेवलपमेंट और वेलफेयर जो दे रही है, कोई स्टेट में नहीं है। हमारी सरकार से पूरी जनता संतुष्ट है। आने वाली इलेक्शन में हम 100 सीट के ऊपर जीत के फिर दोबारा सरकार बनाएंगे। पुलिस महानिदेशक का पद संभालने के बाद सीवी आनंद ने आज पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने जिलों में ही रहें और कानून व्यवस्था से जुड़े कर्तव्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। एक बड़े बदलाव के तहत डीजीपी ने जिलाधिकारी द्वारा राज्य मुख्यालय में शिष्टाचार मुलाकातों की पुरानी प्रथा को भी खत्म कर उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी अधिकारी को उनसे मिलने के लिए हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपने दफ्तरों में समय पर मौजूद रहना चाहिए। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि समय और सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए और कहा कि वह खुद उचित समय पर अधिकारियों से मिलेंगे और जरूरत पड़ने पर जिलों का दौरा भी करेंगे। इसी के साथ उन्होंने साइबर फ्रॉड को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की। ज़्यादातर डिस्टेंट क्राइम्स हो रहे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट क्राइम्स हो रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम्स हैं। वो जुर्म करने वाला कहीं और बैठा रहता है और ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो अपने बैंक अकाउंट्स में हैक करके अपना पैसा ले लेता है, या दूसरे जो साइबर क्राइम के टेक्निक्स हैं, 40 तरीके के साइबर क्राइम्स हैं। डिजिटल अरेस्ट हो, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स हो, लोगों को कहानियाँ सुनाकर कि उनका पैसा दुगना हो जाएगा,
तेलंगाना के मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने भरोसा दिलाया कि तेलंगाना सरकार आरटीसी कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है। उन्होंने आरटीसी को सरकार में मर्ज करने के ऐतिहासिक फैसले पर जोर दिया और सरकार बनने के 48 घंटे के अंदर महालक्ष्मी स्कीम को तेज़ी से शुरू करने की तारीफ की, जो आरटीसी नेटवर्क में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देती है। मंत्री प्रभाकर ने सिद्दीपेट जिले के हुसनाबाद में आरटीसी बस डिपो में मई दिवस समारोह में हिस्सा लिया और हाल ही में आत्महत्या करने वाले आरटीसी ड्राइवर शंकर गौड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने याद किया कि पिछले 140 सालों में मई दिवस कर्मचारियों के अधिकारों की मांगों के लिए मनाया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दिए जाने पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि आज संविधान की जीत हुई है, यह खुशी का दिन है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, हम कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आज का यह फैसला जनता को बताता है कि संविधान के रक्षक अभी भी जिंदा हैं। अभी सिंघवी जी ने कहा है, हम इस नजरिए को से नहीं देखते हैं कि किस व्यक्ति की जीत हुई है और किस व्यक्ति की हार हुई है, पर आज जीत हुई है संविधान की। रोज संविधान खतरे में है, रोज मोदी सरकार की ओर से इस संविधान पर आक्रमण होता है, पर आज खुशी का दिन है कि संविधान जीता है, संवैधानिक मूल्य जीते हैं, संवैधानिक प्रावधान जीते हैं और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि संविधान की जीत हुई है। हमला तो जारी रहेगा, आक्रमण जारी रहेगा, प्रयास करते रहेंगे, पर आज का निर्णय जनता को विश्वास दिलाता है कि संविधान रक्षक अभी भी जीवित हैं। लोग खड़े होकर संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार हैं और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक लागू 29 कानूनों को खत्म करने के एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसका मुख्य पहलू सामाजिक सुरक्षा, जिसके जरिए प्रधानमंत्री देश के सभी मजदूरों को पेंशन और ESI सुरक्षा देना चाहते हैं। गिग वर्कर और खेतीहर मजदूरों जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तक ESI और पेंशन की सुविधाएं पहुँचाने के मकसद से केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। फिलहाल पेंशन देने के लिए केंद्र सरकार 13,000 से 14,000 करोड़ रुपए आवंटित कर रही है और इस बात पर अध्ययन चल रहा है कि इसके लिए और कितने पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। वहीं कर्नाटक सरकार समेत कोई भी गैर बीजेपी सरकार मजदूरों के कल्याण कोष में योगदान नहीं दे रही है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि खासकर कर्नाटक में बिल्डिंग फंड वर्कर सेंस के जरिए हर साल करीब 15,000 करोड़ रुपए जमा होते हैं। इस पैसे से मजदूरों के फायदे का कोई काम नहीं किया जा रहा है। वे बस हेल्थ कैंप लगाते हैं, किट बांटते हैं, बिल लगाते हैं और हमारे मजदूरों के पैसे की लूट घसोट में लगे रहते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मिलकर किया जाएगा। हम दूसरे वरिष्ठ नेताओं से भी राय मशविरा करते हैं। फैसला कब होगा यह मैं आपको बता दूंगा। जो भी फैसला लिया जाएगा वह राज्य के हित में होगा और सभी को उसका समर्थन करना होगा। मैंने ये कहा कि जो रोज उठ के बदलाव इसका निर्णय हम तीनों मिलके लेंगे। मैं एज ए AICC प्रेसिडेंट और सोनिया गांधी जी एज ए CPP प्रेसिडेंट और LOP राहुल गांधी लीडर ऑफ द अपोजिशन। इसीलिए मैं हमेशा तीनों मिलके करते हैं बोलने में। आप लोग ऐसा घुमा फिरा के बोलते हैं कि सोनिया गांधी इन्हों कौन है, इन्हों नहीं लेती, या राहुल गांधी। ऐसा नहीं होता। हाईकमांड में बहुत हम विचार विनिमय करते हैं, दूसरे सीनियर लीडर से भी हम विचार विनिमय करते हैं। इसका क्या परिणाम होता है, क्या नहीं होता, इसको देखकर हम कदम उठाते हैं। इसीलिए हम तीनों मिलके जब एक डेट फिक्स करेंगे वो निर्णय लेंगे। लेकिन अब जब अभी डेट फिक्स नहीं हुआ तो मैं कैसा बोलूं कि वो बदल हो रहा नहीं बदल हो रहा। तो जब होगा
तो जरूर मैं आप लोगों को बताऊंगा। कृपया आप लोग इसको मिस इंटरप्रेट मत करो, उसके लिए भी मैं अवॉइड करता हूं बहुत बार, लेकिन आप सच इसको लिखिए कि जो भी हम कहेंगे वो करके दिखाएंगे। जो निर्णय होगा वो निर्णय राज्य के हित में हम करने जाएंगे और सबको सपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी निर्णय हाईकमांड लेंगे। ಡೈಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್, ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡೆಲ್ಲಿ एग्जिट पोल पर कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम केरल में सरकार बनाएंगे। हमारे राज्य के कई लोगों ने वहां चुनाव में काम किया था और रिपोर्ट से पता चलता है कि हम सत्ता में आएंगे। अगर हम पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसे देखें तो हमने देखा कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने कैसे काम किया। मैंने उन पर्यवेक्षकों से भी बात की है जो वहाँ गए थे और लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी के सत्ता में आने की संभावना है और वहां से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। असम में सर्वे बताते हैं कि बीजेपी सत्ता में आएगी। चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सिलेंडर की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के तुरंत बाद एलपीजी कीमतों में बढ़ोतरी कर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाला गया है। स्टालिन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि सरकार को लोगों की तकलीफों पर ध्यान देना चाहिए और इसका तुरंत समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने लिखा कि चुनाव से पहले जिन संभावित फैसलों का अनुमान लगाया गया था वही उन्हीं के अनुसार चुनाव के बाद एलपीजी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई थी तब उसका लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वैश्विक बाजार में गिरावट के बावजूद घरेलू स्तर पर कीमतों में राहत नहीं दी गई, जो जनता के साथ अन्याय है। एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डीजीसीए को पत्र लिखा है। डीजी को लिखे पत्र में पायलटों की थकान, ड्यूटी समय नियम और हाल में हुई पायलट मौतों से जुड़े सुरक्षा मुद्दों का जिक्र किया गया है। हाल ही में कम उम्र के पायलटों की मौत हुई है, जिससे उड़ान सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। कोर्ट द्वारा तय एफडीटीएल नियम अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किए गए हैं। एयरलाइंस को दिए गए अस्थायी छूट अस्थायी जैसी बन गई है, जिससे नियम कमजोर पड़ रहे हैं। कई मामलों में साप्ताहिक आराम की जगह छुट्टी दी जा रही है, जो गलत है। इससे पायलटों की थकान और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। वही एफडीटीएल नियम पूरी तरह लागू करने के लिए तय समय सीमा घोषित की जाए। एयरलाइंस को दी गई सभी अस्थायी छुट्टी धीरे धीरे खत्म की जाए। साप्ताहिक आराम की जगह छुट्टी देने की व्यवस्था बंद की जाए। पायलटों की थकान रिपोर्ट हर 3 महीने में सार्वजनिक की जाए। वही आगे ये भी कहा गया है कि एयरलाइंस को थकान रिपोर्ट का डेटा डीजीसीए को देना अनिवार्य किया जाए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।